नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की पहली क्लास लेंगे। आज से एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, या इनफैक्ट कहें कि एक कहानी से इस चीज को शुरू करना चाहेंगे। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। वहां पे एक राजा था, राजा चक्रवर्ती राजा, बहुत बड़ा राजा, काफी बड़े क्षेत्र में उसका राज्य फैला हुआ था। एक दिन राजा कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब कांटा जो चुभता है उससे राजा को बहुत पेन होता है, दर्द होता है। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है, मैं इतना बड़ा राजा और मेरे पैरों में कांटा चुभ गया, हद हो गई यार ये तो। अब वो अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में मेरे पैरों में कांटा ना चुभे। क्या किया जाए, ऐसा क्या उपाय होना चाहिए। सभी मंत्री आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करने के बाद एक फैसला लिया जाता है कि ऐसा करते हैं, पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक देते हैं, लेदर से पूरा ढक देते हैं। अब ये जब बात पता लगती है कि राजा पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक रहा है, तो किसान लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। किसान कहते हैं, अगर पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक देंगे तो फिर अनाज कहाँ से उगले आएगा, खेती बाड़ी कैसी होगी। अब सब लोग पहुंचते हैं राजा के पास, हाथ जोड़ते हैं, राजा साहब ऐसा चुल मत कीजिए, अगर सब कुछ चमड़े से ढक देंगे तो हम खेती कहाँ से करेंगे, प्लीज कुछ नया रास्ता अपनाइए। राजा कहता है, हाँ ये बात भी सही है, अगर पूरी पृथ्वी चमड़े से ढक जाएगी तो खेती बाड़ी कैसे होगी, तो दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। क्या हो, काफी डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के बाद ऐसा बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, धूल को अलग करते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं और कांटों को अलग कर देते हैं। मतलब मजदूर लाए जाते हैं और कांटों को अलग करने के लिए झाड़ू मारी जाती है और धूल को अलग किया जाता है। अब जब ये प्रोसेस किया जा रहा है, हजारों मजदूर लगे होते हैं झाड़ू मारने से कि कांटे अलग कर दिए जाए, झाड़ी अलग कर दी जाए और धूल अलग कर दी जाए। लेकिन इसमें धूल बहुत उड़ रही होती है, ठीक है। अच्छा, हवा चले तो धूल और उड़ जाए। अब धूल उड़े तो जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। अब वो खांसना शुरू कर रहे हैं, उनकी सांस में सांस जब वो ले रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिर से लोग गाँव वाले पहुंच जाते हैं, कहते हैं, महाराज ये तो बहुत समस्या हो गई, क्योंकि आप जो धूल उड़ाते हैं उस समय दिक्कत हो जाती है, क्या करें, प्लीज कुछ रास्ता दूसरा अपनाइए। राजा कहता है, ठीक है यार, ये भी समस्या है, सही कह रहे हो तुम। फिर से डिस्कशन होता है, फिर से एक फैसला लिया जाता है कि ऐसा है, धूल ना उड़े इसके लिए पानी छिड़का जाए उसके ऊपर, पानी छिड़क दो जिससे कि धूल बैठ जाए। नदियों नालों से तालाबों से पानी लिया जाता है, छिड़का जाता है। अब इतना बड़े क्षेत्र में छिड़काव होता है कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से पूरा गांव डूब जाता है, खेत डूब जाते हैं, बहुत समस्या। फिर से लोग आते हैं, अरे महाराज क्या कर रहे हो, हमारा घर डूब गया, खेत डूब गए, कुछ करिए। अब राजा फिर कंफ्यूज कि क्या करे भाई, ये तो फिर से समस्या आ गई है। इसी बीच में एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और राजा से कहते हैं, राजा साहब ये जूता पहन लीजिए, आप, मैं आपको जूता गिफ्ट कर रहा हूं, आप प्लीज ये जूता पहन लीजिए, इससे आपको कांटा चुभेगा नहीं। अब राजा कहता है, यार ये क्या बात है, अगर मैं जूता पहन लूंगा तो कांटा मुझे छुएगा नहीं। अब ये बात मुझे क्यों समझ में नहीं आई, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। इतनी बड़ी समस्या का समाधान एक छोटा सा जूता कर दिया। एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता जूता पहन लो, कांटा चुभेगा नहीं। और हम कहाँ हम परेशान हैं कि कभी हम चमड़े से ढक रहे हैं पृथ्वी को, तो कहीं हम धूल और कांटों को अलग कर रहे हैं, कहीं पानी से छिड़काव कर रहे हैं। और एक छोटा समाधान लेकर आता है, और समाधान है बिल्कुल परफेक्ट समाधान, जूता पहन लो, कांटा चुभेगा नहीं। दोस्तों, कई बार चीजें ऐसे ही काम करती हैं। जिनको हम बहुत बड़ी समस्या समझते हैं उनके समाधान बहुत सिंपल होते हैं। आईएएस पीसीएस बनना सबका सपना होता है, लेकिन आईएएस पीसीएस की तैयारी जब करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ बेसिक किताब पढ़ने से।
अगर आपके बेसिक फंडामेंटल मजबूत हैं, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल मजबूत हैं, यकीन मानिए 70% सवाल आपको एग्जाम में बेसिक्स मिलते हैं। मुश्किल से 20-25% सवाल ऐसा होता है जो थोड़ा ट्रिकी होता है, अन्यथा लगभग सभी सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग उस राजा की तरह काम करते हैं कि हमें समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है तो हम सोचते हैं हमारा समाधान भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हम छोटे पे जाते ही नहीं हैं। हम सोच नहीं सकते कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए क्या बेसिक किताबों से सिलेक्शन हो सकता है। हमें लगता है कि हम बड़ी बड़ी किताबें जब तक ना खरीद लें, मोटी मोटी किताबें तक ना खरीद लें, जब तक हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। और यही वो गलती है जो आप कर रहे हैं, वही वो गलती है जो उस राजा ने भी किया था। समस्या बड़ी है पर जरूरी नहीं है कि उसका समाधान भी बहुत बड़ा हो। कभी कभी समाधान बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। 10 में से 7 क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेंगे अगर आपका फंडामेंटल मजबूत है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है इस तरह का एनसीईआरटी की किताब ही अगर आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए 70% सवाल आप राइट करके आओगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, आप बेशर्ते ठीक से पढ़ के चले जाओ, ठीक से पढ़ के चले जाओ, सिर्फ हवा हवाई में नहीं, ठीक से पढ़ के जाओ। ठीक से पढ़ेंगे 70% सवाल आ जाएंगे। छोड़ दो 25-30% सवाल जो मुश्किल आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूर किसी ने नहीं कहा कि आपको सारे क्वेश्चन राइट करने हैं, आप बेसिक क्वेश्चन पर राइट करो। तो एनसीईआरटी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो शुरू करिए एनसीईआरटी से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, फंडामेंटल मजबूत कीजिए, बेसिक्स मजबूत कीजिए, और उसके बाद जब ये एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो थोड़ा एडवांस पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा आपका। तो जिस तरह से उस गांव के आदमी ने, बूढ़े आदमी ने एक जूता दिया आपको और राजा को दिया जिससे कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं आपको ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बेसिक सोल्यूशन की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, हम इतिहास पढ़ने स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री है, लेकिन जो चीजें आपकी एनसीईआरटी में दिया है हम उससे भी पहले की चीजों में जाएंगे। पहला आज का जो लेक्चर है वो आपका बेसिक लेक्चर है। एनसीईआरटी जहां शुरू करती है हम उससे भी एक पहले जाते हैं। एनसीईआरटी शुरू करती है कि शुरू के इंसानों ने क्या किया, आग कब आई और इस तरह की चीजें कब हुई, हथियार कब इस्तेमाल किया, ये सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम उससे भी कुछ 20-25 लाख साल पहले जाएंगे जिससे कि आपको और मजबूती मिल सके, आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। दोस्तों, इंसान यानी कि जो होमो सेपियंस है, हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है। इसकी शुरुआत लगभग 25 से 30 लाख साल पहले की बात है। 25 से 30 लाख साल पहले, जब पृथ्वी को बने हुए 3 अरब साल हो चुके हैं, और 25 से 30 लाख साल पहले एक बहुत बड़े वानर, जिसे कहते हैं ग्रेट एप वानर, गोरिल्ला टाइप के जो होते हैं, उसके 2 बच्चे होते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि वानर के 2 बच्चे होते हैं। एक वानर निकल जाता है जिसको हम कहते हैं चिंपैंजी, मतलब एक वानर के 2 बच्चे हुए, एक बन गया चिंपैंजी, एक जनरेशन चिंपैंजी की निकल पड़ी, और दूसरा बन गए होमो, यानी कि होमो सेपियंस। यह है ग्रेट वानर। शुरुआत यहां से होती है, ग्रेट एप शुरुआत यहां से हो रही है, लगभग 25 लाख साल पहले। 25 लाख साल पहले थोड़ा सा म्यूटेशन होता है और एक विंग शुरू होती है जिसको हम कहते हैं होमो। अभी होमो सेपियंस नहीं आए हैं। होमो सेपियंस एक अलग प्रजाति है। जो इंसान है ये होमो सेपियंस है। अभी हम बात कर रहे हैं होमोस की, क्योंकि होमो शुरुआती मानव कौन था। 25 लाख साल पहले एक नई विंग स्टार्ट होती है होमो की, और यह शुरू होता है अफ्रीका
ईस्ट अफ्रीका में, यानी कि जहां आज का कीनिया है वहां से इनकी दौड़ शुरू होती है। लगभग 25 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में यहां पर ईस्ट अफ्रीका, यहां पर 25 लाख साल पहले वानर जो हैं बड़े मस्त हो गए, रहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब रह रहे हैं अपना, और ये जो शुरू के वानर है अभी बस चलना शुरू किया, अभी जमीन में चल रहे हैं धीरे धीरे, कुछ कोई और एक्टिविटी, दिमाग बहुत छोटा सा है, अभी भी वही खाते हैं जो वानर खाते हैं, घास फूस ये सब खा रहे हैं, यही से जीवन चल रहा है। अभी कुछ ऐसा कुछ खासियत नहीं किया है, कुछ अलग नहीं है। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इस क्षेत्र में खाना की कमी पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब शुरू में खाना कैसे खाया जाता था कि जहां पॉपुलेशन गई वहां पर उन्होंने जो भी चीजें पेड़ में फल हुए या कुछ जड़ खानी है, जैसे जानवर खाते हैं, खाया। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो अब लोगों को खाने की दिक्कत आना शुरू हुई। अब खाने की दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, अब नए खाने की तलाश में कि ऐसी जगह जाए जहां पर हमें एक्स्ट्रा खाना मिल सके, वो लोग और मूव करना शुरू करते हैं। और फिर शुरू होती है ट्रैवलिंग, यहां से ट्रैवलिंग शुरू होती है। ईस्ट अफ्रीका से निकलकर वो सबसे पहले नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जाते हैं खाने की तलाश में। बीवी जा रही है, बच्चा जा रहा है, सब जा रहे हैं। और अभी इनका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा दिमाग है, ज़्यादा सोचते नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव काम नहीं किया, कुछ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये लोग, अभी बहुत छोटा सोच दिमाग है इनकी, ठीक है। बस उठाया, गन्ना तोड़ा, खा लिया, फल सब्जी खा ली, बस यही सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में चलना शुरू किया ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 साल के अंदर हो गया, नहीं, ये इसको भी 2 कदम आगे बढ़ाने में भी लाखों साल लग गए। शुरू 25 लाख साल पहले हुआ है, ठीक है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका से निकलकर नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचने में भी सालों साल लग गए, लाखों साल लग गए। अब निकलना शुरू हुए खाने की तलाश में। अभी बाकी चीजों, जानवरों से इनका क्या अलग है कि थोड़ा सा 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं, 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी है, तो 2 पैरों पे खड़े होकर एक फायदा मिल जाता है कि जब घास के मैदान होते हैं तो ये खड़े होते हैं तो उनको दिखता है कि अगर मान लो घास ऐसी है तो घास के ऊपर देख लेते हैं कि कोई जानवर तो नहीं है, और अगर जानवर होता तो भाग जाते हैं। ये एडवांटेज उनको मिल रहा है कि टांगों पे खड़े हैं और टांगों पे खड़े होकर देख सकते हैं दूर तक कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, कोई शेर तो नहीं आ रहा है, और शेर आएगा तो भाग जाते हैं लोग। ये एडवांटेज मिल गया है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। फैमिली भी बढ़ रही है, नए खाने की तलाश में है, सुरक्षा की तलाश में है, ठीक है। और ये नॉर्थ अफ्रीका पहुंचते हैं। अच्छा, अभी तक जो ये इंसान है ये बहुत सुरक्षित नहीं है, ठीक है, बहुत डरपोक है, क्योंकि इनके पास शेरों की तरह पंजे नहीं है, ठीक है, नोकीले दांत नहीं है कि किसी को काट लेंगे, ठीक है, कोई पंख नहीं है कि उड़ के चले जाएंगे, या कुछ प्रोटेक्शन का ऐसा कोई समाधान नहीं है जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। बहुत बहुत कमजोर है। और अगर फूड चेन में देखा जाए, अगर जो फूड साइकिल होती है उसमें देखा जाए तो कहीं बीच में आते हैं, फूड चेन में देखा जाए तो बीच में आते हैं, यहां पे आते हैं ह्यूमोस। पैरों पे चल लेते हैं, प्रोटेक्शन देख लेते हैं, लेकिन बहुत डरपोक है, बहुत कमजोर है। खतरा इनको हमेशा बना हुआ है, इनके बच्चों को खतरा हमेशा है कि कोई आएगा जानवर इनके बच्चों को खा जाएगा, इनको खा सकता है। डरते हैं, इसलिए छुप के रहते हैं, छुप छुप के शिकार करते हैं। शिकार भी क्या करते हैं, बेसिकली शुरू में तो क्या किया कि इन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि अगर कोई शेर किसी जानवर को मारता है, शिकार करता है, हिरन को मारता है, तो छुप के देखते हैं। और जब शेर हिरन खा लेता है, पूरा अपना पेट भर लेता है, तो तब भी इंतजार करते हैं। अब शेर ने हिरन को मारा, अपना खाना खा लिया,
खा के चला गया। उसके बाद लकड़बग्घे आए, लकड़बग्घे आते हैं और फिर लकड़बग्घे जो बचा कुचा जो होता है वो खाते हैं। उसको खाने के बाद जब वो भी चले जाते हैं तब ये देखते दाएं बाएं देखते हुए आगे जाते हैं और फिर जो बचा कुचा है, मतलब शेर के खाने के बाद, लकड़बग्घे के खाने के बाद जो बचा कुचा रह जाता है उसको खाने की कोशिश करते हैं। अब अमूमन जब दो इतने बड़े जानवर मांस खाएंगे तो कुछ ज्यादा बचता था नहीं, तो हड्डी बचती थी, हड्डियां थी, तो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर होता है ना, बोन मैरो, अब उसको खाने की कोशिश करते हैं। अब हड्डी तो मजबूत होती है, अपने हाथों से टूटती नहीं है, दांतों से टूटती नहीं है, तो क्या करते थे, पत्थर रखते हैं, उस पत्थर को ऐसे हड्डी पे मार मार के तोड़ा जाता था, ठीक है। और फिर जब हड्डी टूट जाती थी तो उसके अंदर से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को निकाल के खाते थे। खाते समय भी ध्यान रखता था कि भाई कहीं से कोई शेर वेर ना आ जाए, इनको ना पकड़ ले। बहुत सालों तक, लाखों सालों तक तो यही चलता रहा। फूड चेन में बीच में रहे, शेर हमसे ऊपर थे, ठीक है। हम शेरों द्वारा झूठन जो खाना होता था उसको खाकर किसी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करते थे। अस्थि मज्जा बोन मैरो ही हमारा खाना हुआ करता था। और उस चीज को पाने के लिए भी जो हम सबसे पहले हमने जो टूल इस्तेमाल किए, जो पत्थर इस्तेमाल किया, वो था पत्थर। मतलब पत्थर को ही हम एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस पत्थर से हम हड्डी को तोड़ पाए। जब हड्डी को तोड़ा उसमें बोन मैरो निकाल लिया। तो पहला जो हथियार इंसान के द्वारा था वो पत्थर था। और इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ने बड़ी हेल्प की, वो है अंगूठे ने। अगर अंगूठा ना होता तो ये जो पत्थर है हम उसे कभी भी एज अ टूल इस्तेमाल ना कर पाते। तो इस अंगूठे ने बहुत काम किया, इस अंगूठे ने बहुत हेल्प की, ठीक है। आज भी अंगूठा अपना काम करता है, मोबाइल आप देखते हो खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है ना, ऐसे ना चलता है। तो अंगूठा बड़ा काम की चीज है। अब लाखों साल तक चल रहा है, इंसान का कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं। और वो जिस तरह के जानवर कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी होते हैं उस तरह से इंसान भी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी वो अलग नहीं कर रहा है जिसे वो कहा जाए कि इंसान पृथ्वी पे अगर बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहा हो तो उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ना जी ना, जिस तरह बाकी जानवर है उस तरह से इंसान भी है, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। अब इसमें जब ये ईस्ट अफ्रीका से निकले तो नॉर्थ अफ्रीका गए और फिर नॉर्थ अफ्रीका से ये लोग पूरी पृथ्वी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जब आप देखो इधर मूव करना, कुछ लोग मूव करते 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 एशिया की तरफ आ गए, यानी इंडिया की तरफ आ गए। यहां देख रहे हैं, ये इंडिया की तरफ आ गए। कुछ लोग करते हुए यूरोप की तरफ चले गए, कुछ इंडिया की तरफ आ गए, कुछ यूरोप तक चले गए, ठीक है, खाने की तलाश में, ठीक है। अच्छा, अब जो ये यूरोप में गए, यूरोप में जो गए उन्हें हम कहते हैं निएंडरथल्स। निएंडरथल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, निएंडरथल्स कहते हैं। और जो इधर एशिया की तरफ आ गए उसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्टस में पैर के ऊपर खड़े होना वाला, ठीक है। ये प्रजाति के नाम है। क्या मतलब है ये, जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ता एक होता है, एल्सीशियन होता है, बुलडॉग होता है, इस तरह के होते हैं, उस तरह से इंसान भी थे। होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, आज होमो सेपियंस है, एक ही व्यक्ति जो है होमो सेपियंस ही एक ही प्रजाति पूरे पृथ्वी पर राज कर रही है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब अलग अलग प्रजाति हुआ करती थी, कहीं पे निएंडरथल्स हैं, कहीं पे होमो इरेक्टस हैं, कहीं पे कुछ है, तो 4-5 प्रजातियां हुआ करती थी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आज ऐसा वक्त होता कि अलग अलग प्रजाति के होते तो किस तरह से सिस्टम बनता। क्या जो कल्चरल वैल्यूज या जो रिलीजियस वैल्यूज होमो सेपियंस मान रहे हैं, क्योंकि क्या निएंडरथल्स मानते हैं? अगर होमो सेपियंस कहता है कि मैं ईश्वर में बिलीव करता हूं, तो क्या होमो इरेक्टस भी ईश्वर पे बिलीव करता? ये सोचने वाला था। लेकिन आज नहीं है होमो इरेक्टस, आज नहीं है निएंडरथल्स, सिर्फ होमो सेपियंस है। वो कैसे हुआ अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता, सिर्फ एक ही प्रजाति आज कर रही है, ठीक है। यूरोप में चले जाते हैं ये लोग।
अच्छा, अब धीरे धीरे लगभग 8 लाख साल पहले, 8 लाख साल पहले कहीं से पता लगा कि भाई कुछ आग होती है। अब आग की शुरुआत कैसे हुई ये नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो इंसान है उसको आग के बारे में पता लग गया कि आग कुछ चीज होती है। ठीक है, और सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं जब आग का इस्तेमाल हुआ, वो लगभग 8 लाख साल पहले के हुआ। लेकिन उस आग को इस्तेमाल कैसे किया जाए और इफेक्टिवली कैसे किया जाए, इसमें भी लाखों साल लग गए। तो लगभग 3 लाख साल पहले, मतलब 8 लाख साल पहले पहली बार इस्तेमाल किया, और लगभग 3 लाख साल पहले ऐसा वक्त आया जब इंसान पका हुआ खाना शुरू कर दिया उसने। तो लगभग 4-5 लाख साल लग गए इंसान को यह समझने में कि अगर आग है तो उस आग को इस्तेमाल हम खाने को पकाने में कर सकते हैं। अब खाने को पकाना यानी कि कोई जानवर है, उसको पकड़ा, उसका मांस है, उस मांस को आग में डाल दिया, वो पक गया। अब इस चीज ने क्या इंपॉर्टेंस, इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है या इस क्या रोल प्ले किया? इसने 2 चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2 चीजों का, पहला, कच्चा जो खाना होता है उसको पचाने में समय लगता है, ठीक है, लेकिन पका हुआ खाना जल्दी पक जाता है। तो कच्चा खाना, अगर इनका जो भाई था चिंपैंजी, ठीक है, वो अगर खा रहा है लकड़ी तोड़कर अंदर से निकाल के सब जड़ी बूटी खा रहा है, तो मान लो 5 घंटे में वो खा के 5 घंटे में चबा चबू क्या करता है, तो वहीं जो हमारा होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस नहीं, जो होमो है, वो खाने को पका के वो काम 1 घंटे में कर सकता है। तो खाना वो 1 घंटे में खा रहा है, वो क्या चिंपैंजी 5 घंटे में खा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि उससे टाइम बचना शुरू हो गया। टाइम बच रहा, कहां 5 घंटे, कहां 1 घंटा, ठीक है। अब जब खाना पकना शुरू हुआ, पका हुआ खाना जब इंसानों ने खाना शुरू किया, तो जो ये जबड़े होते हैं, जॉज, इनकी एक्सरसाइज भी कम हो गई, क्योंकि अब खाना जो पका हुआ था वो सॉफ्ट था, उसे मुलायम खाना था, उसे खा सकते हैं आराम से। तो सॉफ्ट खा लिया। तो ये जो मसल्स है, जॉज हैं, ये दांत हैं, ये दांत छोटे होने शुरू हो गए। पहले ये बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, अब छोटे दांत छोटे हो रहे हैं, जॉज ये छोटे हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है, इंटेस्टाइन, आंत। चूंकि पहले कच्चा खाना खाते थे तो आंत मोटी मोटी हुआ करती, बड़ी बड़ी आंत थी, इंटेस्टाइन बड़ी थी। अब चूंकि पका हुआ खाना खा रहे हैं तो और आराम से पच जाता है, तो आंतें भी छोटा होना शुरू हो गई, छोटे होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंसान के शरीर में 2 ऐसे भाग हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं। पहला, दिमाग। दिमाग जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी चूसता है। हम जो भी खाना पीना खाते हैं उसका लगभग 15 से 20-25% जो एनर्जी है वो हमारे दिमाग को ऑपरेट करने में लगता है। और दूसरा था उस समय आंख। तो 2 फैक्टर थी, एक दिमाग की और एक पेट की, आंख की। अब अगर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, मतलब दिमाग भी चल रहा है और आंखें भी चल रही है, दोनों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी के लिए इंसानों को लगातार खाना खाना पड़ता था कि वो दिमागों को भी एनर्जी दे सके और आंख को भी एनर्जी दे सके, जो कि बहुत दिक्कत होता था कि भाई लगातार एनर्जी देने के लिए लगातार उसको हंटिंग करनी है, उसको लगातार उससे खाना खाना है, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जैसे ही आग की खोज हुई और पका हुआ खाना शुरू किया, आंत छोटी होना शुरू हो गई, आंत को, इंटेस्टाइन को कम एनर्जी जरूरत पड़ गई। अब जब कम एनर्जी जरूरत पड़ी तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो दिमाग में लगना शुरू हो गई। अब दिमाग को एनर्जी मिल रही थी ज्यादा, अब इंसान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब आंख ने एनर्जी कम लेना शुरू कर दी थी, लेकिन दिमाग को एनर्जी मिल रही थी। इंसान की जिंदगी थोड़ी सी बेटर होना शुरू हुई, थोड़ी बेटर होना शुरू हुई। अब उसे थोड़ी कम मेहनत करने की जरूरत है, अब वो थोड़ा कम मेहनत कर सकता है, दिमाग को एनर्जी बकायदा मिल रही है। अब जब दिमाग को एनर्जी मिल रही है तो दिमाग का ग्रोथ हो रही है। पहले जब शुरू के जो चिंपैंजी के बाद इंसान बने तो उनका लगभग 400-500 ग्राम का दिमाग था। आज
अगर होमो सेपियंस की बात करते हैं तो लगभग 1700-1800 ग्राम का दिमाग है। और दिमाग में होता क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। जितना बड़ा दिमाग होगा उतनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, उतनी बुद्धिमत्ता ज़्यादा रहेगी। ठीक, ये सोच रहती है। अब आंख ने तो समय बचा लिया, एनर्जी बचा ली और दिमाग को एनर्जी देना शुरू कर दी। दिमाग भी मस्त हो रहा है, दिमाग की भी साइज बड़ा हो रहा है। अब इंसान थोड़ा सोच सकता है, एक्स्ट्रा सोच रहा है। लेकिन ये दिमाग का भी बड़ा मसला है, क्योंकि दिमाग जो है ये एक तरह की सरदर्द भी है। सरदर्द तो है, सर दर्द भी है। इतने बड़े दिमाग, दिमाग क्या है, दिमाग एक है, उसके ऊपर एक कटोरा ऐसा एक केस है रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम लोग अपने सर पे रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, दिमाग को अपने यहाँ रखे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा दिक्कत करता है। बहुत बड़ा दिमाग हो जाएगा तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारा दिमाग, हम इतने बड़े, ज़्यादा बड़े दिमाग को हम कैरी कर पाए, ठीक है। तो ये समस्या आ रही थी कि बहुत बड़े दिमाग को कैरी करना अपने आप में समस्या थी। दिमाग को कैरी करके चलना, दौड़ना, भागना समस्या थी, और सिर्फ 2 टांगों पे। इस कारण से हमारे पीठ में और गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। तो जो आज भी चला आ रहा है, आज भी लोगों को अगर दर्द पीठ में हो रहा है, कमर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वही 25 लाख 30 लाख साल पुरानी जो समस्या है कि 4 पैर हाथ पैर होते हैं तो ज़्यादा बैलेंस करना आसान होता है। अब आपने दिमाग जो कि बड़ा हो रहा है, कुत्ते बिल्ली का दिमाग छोटा होता है लेकिन उनके पास 4 पैर होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं। इंसान का दिमाग भी बड़ा है और 2 पैर भी हैं, 2 पैरों पर खड़े बैलेंस कर रहे हैं, तो सारा प्रेशर पीठ पे आ रहा है, गर्दन पे आ रहा है। यही बहुत बड़ा कारण है कि आज भी इंसान अपने गर्दन दर्द और पीठ दर्द से ग्रसित रहता है, ठीक है। खैर, चलता रहा इस चीज में। इससे एक और समस्या की, क्योंकि लगातार चलने से क्या हो गया, जो प्रेग्नेंट वुमेन हुआ करती थी, जो औरतें प्रेग्नेंट हुआ करती थी, ठीक है, 2 टांगे में चलने के कारण क्या हो गया कि खड़े खड़े जब बच्चे को जन्मती थी तो वो समस्या हो जाती थी। जितना बड़ा दिमाग होता गया उतना ज्यादा बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, क्योंकि बच्चे को मां के गर्भ से निकलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, दिमाग बड़ा होता चला गया, ठीक है। देखिए ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। आंख छोटी होती गई, दिमाग को एनर्जी मिलती चली गई, दिमाग बड़ा हो रहा है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा दिमाग है, तो दिमाग का बड़ा होने से क्या हो गया कि अब उनको गर्भ से निकलने में समस्या आ रही है। बहुत सारा मिसकैरेज हो रहा है, इसमें मिसकैरेज हो रहा है। माता भी मर रही है, बच्चे भी मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे, बहुत सारी माताएं मर गई, ठीक है। चूंकि दिमाग बड़ा हो रहा है और गर्भ से निकलने में समस्या आती, तो एक चीज और होना शुरू हुई है, वो है समय से पहले बच्चों का जन्म होना शुरू हो गया। अमूमन इंसान का बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, लेकिन चूंकि दिमाग बहुत बड़ा होता है तो कुदरत ने क्या किया कि 8 महीने में, 8.5 महीने में बच्चा जन्म लेना शुरू कर दिया। तो जो कहते हैं ना, समय से पहले का जो प्री मैच्योर से कहते हैं, प्री मैच्योर जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि इंसानों का दिमाग बड़ा होना शुरू हो गया। खैर, ठीक है, अभी गैदरिंग और हंटिंग चल रही है, कुछ और हुआ नहीं है अभी, बस वो चल रहा है, जीवन चल रहा है बड़ा। और वहीं सर कुछ लोग चले गए हैं, होमो इरेक्टस एशिया में आ गए और होमो नेथेंडर्स चले गए, और वहां पर अपन जीवन काट रहे हैं। नेथेंडर्स एशिया यूरोप में गए तो वहां पर इस तरह के बन गई है, क्योंकि गर्म वातावरण है, ठीक है, गर्म। ये आपका देख लीजिए, ये नेथेंडर्स का, यूरोप का पूरा इलाका है, ठीक है, यूरोप का पूरा इलाका है, तो वहां पर कब्जा कर लिया और इस तरह से बन गया। इन्होंने अपने आप को ज्यादा वेल अडॉप्ट किया सर्दी इलाकों के हिसाब से, नेथेंडर्स ने, ठीक है। और वहीं पे हमारा जो होमो इरेक्टस है ये इस तरफ आ गया, एशिया की तरफ आ गया, ठीक है, तो वहां पर रहना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने, आप देखिए फर्क देखिए, इसका अलग है, इसका अलग है। नेथेंडर्स ज्यादा बलशाली थे, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, जॉस बड़े हैं, सर्दी को मैनेज करने की क्षमता आता है इनके अंदर है। होमो इरेक्टस थोड़े से अलग है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग हैं। तो जैसी एनवायरमेंटल परिस्थितियां हैं वैसे फिजिकल अपीयरेंस भी है, ठीक है। अब ये कुछ चलता रहा लगभग
2 लाख साल, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख साल 3 लाख साल में पहली बार इंसानों को आग की खोज हुई, और आग की वजह से उनकी आंतें छोटी होना शुरू हुई, उनका दिमाग बड़ा होना शुरू हुआ। ठीक है, ये भी समझ में आया कि भैया जो आग से हम प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अपना जीवन बचा सकते हैं, इससे हम गर्मी में मतलब हाथ सेक सकते हैं, जानवर भी डरते हैं इनसे। ठीक है, और अगर कहीं कुछ जरूरत पड़े तो आग लगा दो, जंगल को भी खत्म जलाया सकता है, और वहां पर फिर हम और भी हमें जानवर, मान लो जंगल में आग लगा दी, जानवर मर गए तो मरे हुए जानवर खा रहे थे, और ये सब चलता रहा आराम से। ठीक है, धीरे धीरे करते करते कुछ लोग होमो इरेक्टस एशिया में आके बस गए, इनकी बस्ती बस गई, कुछ लोग निएंडरथैलस चले गए, यूरोप में चले गए, वहां बस्ती बस गई। इसी बीच में फिर से एक मूवमेंट शुरू होती है अफ्रीका से फिर से मूवमेंट शुरू होती है, और एक होमो सेपियंस आता है, माने अब और एडवांस इंसान आ गया है। एप्पल का नया वर्जन आ गया है, एप्पल 11, एप्पल 12, एप्पल 13, इस तरह से होमो सेपियंस आ गया। होमो इरेक्टस और निएंडरथैलस तो है ही है इंसान, लेकिन हो गया होमो सेपियंस आ गया है। होमो सेपियंस ज्यादा दिमाग वाला, सेपियंस बुद्धिमान इंसान, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अब ये ट्रेवल करता है, ये भी बाहर निकलता है, ये भी एशिया की तरफ आता है, यहां पे आता है, एशिया की तरफ आता है। ठीक है, यहां पे आने के बाद अब इसका सामना होता है निएंडरथैलस से। निएंडरथैलस से यूरोप में होता है, इरेक्टस से आपका एशिया में होता है। ये प्रजातियां हैं, जैसे कुत्ते के होते हैं ना, एल्सीशियन है, बुलडॉग है, इस तरह से निएंडरथैलस हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो सेपियंस हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। अब अलग अलग प्रजातियां हैं, आमने सामने आ गई भाई। अब क्या किया जाए, कौन राज करेगा? क्योंकि खाना और पानी का जो सोर्स है वो लिमिटेड है, पेड़ लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, तो जो इलाका है उस पर कौन राज करेगा? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस या निएंडरथैलस। अब यहां पर 2 थ्योरीज आती हैं, 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है वो है रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेसमेंट, कि भाई हुआ ये होगा कि निएंडरथैलस और होमो सेपियंस के बीच में टक्कर हो गई, युद्ध हो गया, और युद्ध में होमो सेपियंस ने निएंडरथैलस को खत्म कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मार मार के खत्म कर दिया उनको, और पूरे इलाके में होमो सेपियंस फैल गए। वहीं पर एक थ्योरी ये आ गई, लेकिन 2010 में एक रिसर्च हुई, और उसमें यह देखा कि यूरोप में जो लोग हैं, यूरोप के जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटेन के, हॉलैंड के, पुर्तगाल के, स्पेन के लोग जो हैं, उनके जब डीएनए की जांच हुई तो पता लगा कि उनके डीएनए में 6% निएंडरथैलस का डीएनए है, 6% निएंडरथैलस के जीन्स हैं। यह क्या शो करता है? यह शो करता है कि कहीं ना कहीं दोनों में इंटरब्रीडिंग भी हुई है, यानी कि संबंध बने हैं होमो सेपियंस और निएंडरथैलस के बीच में। 6% डीएनए ये बता रहा है, 6% जीन्स बता रहे हैं डीएनए के अंदर। अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है। 2 थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं। रिप्लेसमेंट यानी कि होमो सेपियंस ने निएंडरथैलस को मार दिया, खत्म कर दिया और उनका राज ले लिया, या इंटरब्रीडिंग, दोनों ने मिक्स हो गए और पूरा मिक्स करते करते होमो सेपियंस थोड़ा सा ज़्यादा लीडरशिप ली और पूरे इलाके में फैल गया। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब करते 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 ये प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, अच्छा अभी भी कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही चल रहा है मामला, हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है, कि एक इलाके में रहते हैं, वहाँ पे कुछ दिन रहे, खाना ना खाया, फिर आगे की तरफ मूव कर गए, फिर वहाँ पर उन्होंने पेड़ से सब्जी भी, फल वल तोड़े, जड़ें खाई, जब वो इलाका खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो आगे की तरफ मूव कर गए पानी और खाने की तलाश में। अब इस प्रोसेस में रिस्क रहता है, छोटे बच्चों को कैरी करने का रिस्क कि कोई जानवर उन पर अटैक ना कर दे, उनको ले ना जाए। प्रेग्नेंट औरतें साथ चलने में उनको दिक्कत होती है, कोई स्थायी इलाका नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कभी भी अटैक होता है। कभी अच्छा लोकेशन मिल जाता है जहाँ पे सेफ्टी से रह सकते हैं, कभी लोकेशन अच्छा नहीं मिलता है, तो ये दिक्कतें चल रही हैं। फिर लगभग 7-8 हज़ार साल पहले, मतलब आज से अगर हम बात करें 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले के आसपास
पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ इंसान होमोसेपियंस रुके होंगे और उन्होंने जमीन के एक टुकड़े को साफ किया होगा, यानी पेड़ को हटा के, और उस जमीन के एक टुकड़े पर खोदा होगा उसको लकड़ी से, और उसमें कुछ बीज डाल दिए होंगे, और हो सकता है बरसात हुई होगी, और बरसात के बाद वो बीज से पौधे निकले और फिर अनाज निकाला होगा। इस तरह से पहली बार एग्रीकल्चर इस्तेमाल स्टार्ट हुई होगी, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। अब इस एग्रीकल्चर ने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि एग्रीकल्चर एक प्रोसेस ऐसा है जो कि बहुत अलग है हंटिंग और गैदरिंग से। एग्रीकल्चर ऐसा प्रोसेस है जो टाइम कंज्यूमिंग है, समय लेता है। खेती करने के लिए एक पहले तो आपके पास एक जमीन का टुकड़ा हो, उस पर आप उसको साफ करो, उसको पहले टिलिंग करो, उसकी खुदाई करो, उसकी उस पर बीज डालो, उसके बाद उसका पानी डालो, उसको केयर करो कि वो जो पौधे हैं वो खराब ना हो जाए। और 3-4 महीने के बाद जब उस पौधे से अनाज निकलता है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि 4-5 महीने का प्रोसेस है। अब इस 3-4 महीने के प्रोसेस के लिए आपको एक ही जगह पर रुकना है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हंटिंग और गैदरिंग होता है कि एक जगह खाना खाया फिर आगे बढ़ गए, अब आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने क्या है कि अब आपको एक ही जगह रुकना है, एक जगह के अपने अनाज को, फसल को देखना है, ठीक है। अब जब आप एक ही जगह रुक रहे हो तो फिर रहने के लिए आप घर बना रहे हो। आपने घर बनाए, एक घर बनाया, 2 घर बनाए, 3 घर बनाए, ऐसे करते करते एक गांव बस गया, एक गांव बस गया। आप एक गांव है, वहीं पे खेती के लिए है, तो पुरुष जो आके खेती कर रहे हैं, पुरुष और महिलाएं, घर शाम को आगे रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से खेती बाड़ी ने सोसाइटी को जगह दी। धीरे धीरे सोसाइटी भी डेवलप होना शुरू हो गई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है सोसाइटी। वहीं पे गांव बसना शुरू हो गए। अब गांव बसेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया तो अब रिस्क कम हो गया, अब ट्रैवलिंग नहीं करनी है, अब बच्चों को जानवर से खतरा कम हो गया, तो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। अब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, साथ में अनाज भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। अनाज मिल रहे हैं तो डिपेंडेंसी नहीं है सिर्फ फल और सब्जी के ऊपर। अब हम खुद अपना गेहूं, जौ, बाजरा उगा रहे हैं, उसे खा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ी, उस पॉपुलेशन ने फिर इंसानी जो पूरी पॉपुलेशन को पूरी पृथ्वी में फैला दिया। उसके बाद जाके फिर सिविलाइजेशंस आती हैं और चीज़ें आती बाद में आती रहेंगी, जो बाद में पढ़ेंगे। आज ये सिर्फ बैकग्राउंड देने की जरूरत थी कि क्या हुआ है। एग्जाम में आपसे कुछ समय पूछेगा, जैसे पैलोलिथिक एरा, पूरा पाषाण काल। पैलोलिथिक एरा क्या होता है? लगभग 2.5 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। पत्थर का इस्तेमाल करते थे जब, तो उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। पत्थर का इस्तेमाल किया और पत्थर ही हमारा टूल हुआ करता था। भीमबेटका का जो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक गुफा है, पहली बार उस गुफा में लगभग 2.5-3 लाख साल पहले की बात है, इंसानों ने फोटोज बनाई हैं, चित्र, शेल्फ पेंटिंग्स की हैं, तो आज भी है वो। तो पूरा पाषाण काल का एविडेंस है वो कि इंसानों ने पेंटिंग। तो पेंटिंग कैसे बनाई है? सिंपल इस तरह से बनाई है। ऐसा इंसान है तो इसका ऐसा इंसान बना दिया, घोड़ा है तो इसको इस तरह से बना दिया। ये पेंटिंग है भीमबेटका, ठीक है। फिर आता मेसोलिथिक पीरियड आती है, जिसमें जो टूल्स हैं वो छोटे हो गए हैं, माइक्रोलिथ हो गए हैं, छोटे टूल्स हो गए हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, अंगूठा बड़ा काम आ रहा है यहाँ पे। फिर आता है नियोलिथिक एरा, लगभग आज से 10,000 साल पहले, जब खेती बाड़ी शुरू हो गई है। मेसोलिथिक में पशुपालन भी हो गया था, लेकिन नियोलिथिक में एग्रीकल्चर शुरू हो गई है। तो ये एग्जाम के पॉइंट है, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आपको फोकस करना। अभी मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी दी है, समझ सको कि इंसान का ट्रैवल कैसे हुआ, इंसान कैसे, उसके बाद हम बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरह पढ़ना है। फिलहाल आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं इंसान के बारे में, क्योंकि ये इंसानों की जर्नी है, ठीक है। ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला से ही हमारा ह्यूमंस निकलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भैया ग्रेट एप्स जो होते हैं, ये ग्रेट एप है, इसके 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा बना चिंपैंजी, जिसे बबून बन कहते हैं, और दूसरा ह्यूमंस बना, ठीक है। सवाल आता है गैबॉन एक आएगा, वो बहुत क्लोज है, इंसानों के एंसिस्टर है, क्लोज एंसिस्टर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का देख लीजिए, लगभग कुछ साल पहले ये इंसान बने हैं। ये फोटोज आपको और थोड़ा समझाने के पर्पज से मैंने किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है।
ये किस तरह से ट्रैवल किया, कहाँ गया, नेथेंडस चले गए यूरोप में, होमो इरेक्टस आ गए, एशिया की तरफ आ गए, ठीक है, ये ट्रैवलिंग हुई है, इस तरह से है। और फिर इनकी मैंने फोटोज भी डाल दी कि भाई इस तरह से चीज़ें। बाकी अब कल के वीडियो में हम समझेंगे कि ये होमो इरेक्टस के रेंज कहाँ का, होमो इरेक्टस कहाँ गया, कि और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एक तो पहली क्लास थी कि एक आइडिया मिलना चाहिए कि हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, और ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। यहीं से जो फैक्चुअल सवाल बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सब क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। स्टोरी मैंने दे दी है, अब हम फैक्ट्स देख लेंगे, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर किस तरह से एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर साइट्स कैसी आती हैं, वहाँ से फिर हड़प्पा आएगा, फिर वैदिक काल आएगा, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य काल आएगा, वो सब धीरे 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 ट्रैवल करना शुरू कर देगा सर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मैंने पहले कहानी में बताया कि हर समस्या का समाधान जरूरी नहीं है कि बड़े समस्या का समाधान बड़ा हो, बड़ी समस्या का समाधान कभी कभी बहुत छोटा होता है। तो फोकस कीजिए एनसीईआरटीज़ पे, अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़िए। मैं अभी भी आपको फिर से बोल रहा हूँ कि 10 में से 7 सवाल आपकी एनसीईआरटी ही सॉल्व कर देगी। बस इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत परेशान मत होइए, फोकस कीजिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए, एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।